बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ में अल्काइल हैलाइड के नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में टोटल 3 तरह के रिएक्शंस जो हैं ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं। उनमें से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा आपके पास बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन है और तीसरा जो है बेटे आपके पास है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक और भी होगा आगे चल के, वो कंपैरिजन है बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से याद करवा दूं कि चैनल आप देख रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क, और आप इस कॉनिकल फ्लास्क को सब्सक्राइब करें और इस पे मज़ीद जो वीडियोस हैं उनको भी आप व्यू करें, उनको भी देखें, और उम्मीद है कि आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे कलेक्ट करेंगे। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो और चीज़ क्लियर ना हो देन यू कैन आस्क एनी टाइम, आपको मैं जो है उसका सॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करूँगा। फ़िलहाल हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को मैं बेटे कंपैरिजन के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा, और कंपैरिजन में मैं यहाँ सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन के लेफ़्ट साइड पे मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप SN1, और बेटे राइट हैंड साइड पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड SN2। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटे 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं SN1, दूसरे को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है, अगर हम इसके लिए पॉइंट्स लिखें तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेटे इट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है बेटे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन का पहला पार्ट है। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर मैं यही टॉपिक, यही पॉइंट SN2 में लिखूं तो S का मतलब तो वही होगा बेटे, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब भी वही हो जाएगा, ये होगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बेटे आपके पास बायमोलिकुलर, और आखिर में मैं लिख देता हूँ रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, ये 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं आपके पास। अगर डिटेल में देखा जाए तो SN1 रिएक्शन जो है बेटे आमतौर पर इट इज़ 2-स्टेप प्रोसेस। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है लेकिन ये कंप्लीट होते हैं 2 स्टेप्स के अंदर। और अगर मैं SN2 की बात करूं तो बेटा इट इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो ये है तो बायमोलिकुलर, लेकिन बेटा ये एक ही सिंगल स्टेप के अंदर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। थोड़ी सी फर्दर डिटेल चले तो मैं दोनों स्टेप्स को 1 बाय 1 आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा फर्स्ट स्टेप जो होता है SN1 मैकेनिज़्म में, ये एक स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप के अंदर आम तौर पर हमारे पास एक लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल किसी भी मॉलिक्यूल से अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक करके ख़ुद सेपरेट हो जाता है एज नेगेटिवली चार्ज आयन, और रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप को जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू एन इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बोकैटाइन। ठीक है जी। तो अगर मैं इसके स्टेप्स लिखूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास एक अल्काइल ग्रुप क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें 1 2 3 CH3 हैं और एक कार्बन है। कंपाउंड का फॉर्मूला जो है इसके हिसाब से नाम बनता है टर्शरी ब्यूटाइल, और क्लोरीन भी है तो ये बन जाता है बेटा क्लोराइड।
अब ये एक ऐसा रिएक्शन होगा कि जो रिवर्सिबल भी होगा और ये स्लो भी होगा। स्लो स्टेप रिएक्शन में क्या होता है कि ये क्लोरीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन सेपरेटली रिमूव करके जो है वो साइड पे हो जाएगा एंड इट विल चेंज इनटू क्लोराइड आयन। ये आपका लिविंग ग्रुप है या लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। इसके रिमूव होने से जो आपका ये सेंटर है, इस सेंटर के 3 बॉन्ड बच जाएंगे और वो तीनों बॉन्ड क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ रीएडजस्ट होंगे और तीनों के दरमियान जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद ये ट्राइगोनल प्लैनर शेप में आ जाएंगे। सेंटर वाला कार्बन जो है ये चूंकि इस क्लोरीन को रिमूव कर रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इट विल बिहेव एज इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन और बेटा इसको नाम दिया जाता है कि ये आपका कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप बेटे एक स्लो स्टेप है जिसमें कोई लिविंग न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है एज नेगेटिवली चार्ज आयन और उसके निकलने के बाद ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन। और पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है इसको हम कहते हैं ये कार्बोकैटाइन है, ये हमारा इंटरमीडिएट। इस पर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आप अगर फोकस करें तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से लेकर सेपरेट हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन की तरफ चले गए, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इस पूरे स्टेप को अगली तरफ हम शिफ्ट करते हैं। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन बेटे हमने अपनी आसानी के लिए इसको 2 स्टेप्स के अंदर स्प्लिट किया हुआ है और इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है इसी को रिएक्शन का मैकेनिज़्म बोला जाता है। ये आपके पास बेटा ट्राइगोनल प्लैनर शेप में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है। इन द नेक्स्ट स्टेप this intermediate is going to react with some another nucleophile. This nucleophile is known as attacking nucleophile. इस केस में ये बेटा न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से जो है वो आपको हासिल हो सकता है। फ़िलहाल हम सिर्फ यहाँ पे OH नेगेटिव आयन लिख रहे हैं और ये आपका क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटाइन है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो इस कार्बोकैटाइन में तीनों साइड्स पर जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इक्वल बॉन्ड एंगल पे हैं, तीनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है। तो ये OH नेगेटिव जो है बेटा ये किसी भी डायरेक्शन से बड़ी आसानी के साथ जो है वो अटैक कर सकता है। ये डायरेक्शन इस लीविंग ग्रुप की बैक साइड से भी हो सकती है और ये डायरेक्शन इस लिविंग ग्रुप वाली साइड से भी हो सकती है। यानी ये OH ग्रुप अगर फ्रंट साइड से अटैक करे तो बेटा फ्रंट साइड से अटैक करने पर ये इसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे ये क्लोरीन था, और ये लिविंग ग्रुप अगर बैक साइड से अटैक करे तो इसके ऑपोजिट यानी इस साइड पे ये OH ग्रुप अपने आप को अटैच कर देगा। एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी हैव 50-50 चांस कि ये OH ग्रुप इधर बैक साइड अटैक कर सकता है और ये फ्रंट साइड अटैक कर सकता है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज़ अ फास्ट स्टेप एंड इरिवर्सिबल। तो फास्ट स्टेप में क्या होता है बेटा कि ये OH ग्रुप क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा विद द इंटरमीडिएट जो आपके पास क्या है, कार्बोकैटाइन। अगर मैं पहली कंडीशन देखूं कि 50% चांस है कि ये OH ग्रुप बैक साइड से अटैक करेगा, तो बेटा OH का बॉन्ड बैक साइड पे बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जी OH कार्बन CH3 CH3 CH3, फिर साइन आ जाएगा दरम्यान में प्लस का। ये OH अगर बेटा फ्रंट साइड से अटैक करे तो क्या होगा, फिर ये बन जाएगा आपके पास CH3 कार्बन CH3
CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो अगर ये प्रोडक्ट बने जो कि राइट हैंड साइड पे है तो बेटा यहाँ पे OH की पोजीशन और इस लीविंग ग्रुप की पोजीशन सेम साइड पे है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही अपने रिएक्टेंट जैसा स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं, यहाँ हो गई है 50% रिटेंशन। और अगर OH ग्रुप बेटा बैक साइड पे आ जाए, यानी इस लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना बॉन्ड बना ले, तो ये बेटा हो जाता है आपके पास 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। अच्छा, अब मैंने जितना कुछ भी बोर्ड पे लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके इस पूरे टॉपिक का मेन पोर्शन है। अगर आपको बेटा ये वाला पोर्शन समझ में आ जाता है तो आप बाकी के सारे पॉइंट्स जो हैं वो खुद से भी लिख सकते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस में बेटा स्लो स्टेप आपके पास मेन पार्टिसिपेंट है। स्लो स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट की ख़ास बात ये है बेटा कि ये इंटरमीडिएट आपको स्टीरियो आइसोमर प्रोवाइड करता है। आप अगर थोड़ा सा फोकस करें, मेरे चैनल को भी देखें, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर्स का एक टॉपिक जो है वो पहले से ही अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर हमारे पास एक आइसोमर था बेटा जिसका नाम दिया गया था ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट जब किसी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाएगा तो दोनों स्ट्रक्चर तो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अपने आप को अटैच करेगा तो ये एक टाइप का आइसोमर बनेगा, और अगर ये राइट साइड से अटैच करेगा तो ये दूसरी टाइप का आइसोमर बनेगा। यानी अगर रिएक्टेंट प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है टू द राइट हैंड साइड, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ये वाला आइसोमर ऐसा होगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा टू द राइट हैंड साइड, और दूसरा ये वाला आइसोमर चूंकि ये ऑपोजिट स्ट्रक्चर बन गया है तो बेटा ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास बेटे 2 तरह के यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। एक 50% वो होगा जिसमें रिटेंशन होगी, यानी पहले जैसा ही, यानी रिएक्टेंट जैसा ही बनेगा, और 50% वो होगा जिसमें इन्वर्जन होगी, यानी वो ओरिजिनल रिएक्टेंट से टोटल ऑपोजिट होगा। इस पॉइंट को आप बार बार सुनिएगा, रिपीट कर करके सुनिएगा ताकि यह पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और आखिरी बात जो मैं इस पॉइंट से रिलेटेड करना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास बेटा 50% रिटेंशन होगी, 50% इन्वर्जन होगी, तो ये दोनों आइसोमर इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे। इक्वल क्वांटिटी में अगर 2 ऑप्टिकल आइसोमर बने तो वो एक मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, और बेटा ऐसे मिक्सचर के लिए टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है? दिस इज़ नोन एज अ रेज़मिक मिक्सचर। और रेज़मिक मिक्सचर क्या कहता है कि आपका ये रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आइसोमर मौजूद है। अगर दोनों आइसोमर इक्वल क्वांटिटी में मौजूद हों तो वो बनता है रेज़मिक मिक्सचर। इस रेज़मिक मिक्सचर में से प्लेन पोलराइज लाइट हमेशा स्ट्रेट गुजर जाती है, सीधी जो है वो पास हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा कंडीशन है किसके लिए? SN1 के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसको आप नोट भी कर लें साथ साथ, उम्मीद है कर भी लिया होगा काफ़ी हद तक। मैं आपको SN2 के बारे में बताता हूँ। ठीक है जी। SN2 जो है बेटा एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है बाय द अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। लेफ्ट साइड पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सेकंड केस में था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेटा पहले ही आ जाएगा। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को बेटे मैं रिएक्ट करवाना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोईथेन के साथ, या इसको मैं लिख देता हूँ इथाइल क्लोराइड। चलिए मैं इथाइल क्लोराइड लिख देता हूँ। ठीक है जी। ये क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप है और ये OH आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो बेटा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इन फेवर ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे ना तो कोई फास्ट स्टेप है ना ही कोई स्लो स्टेप है, ये 2 डिफरेंट स्टेप्स थे। यहाँ पर पूरे का पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा।
लेकिन यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के दरमियान एक स्टेज लिखी जाएगी जिस स्टेज का नाम होगा ट्रांजिशन स्टेज। अच्छा, वो कौन सी होगी? आप बेटा इस सेंटर वाले कार्बन को फोकस करें। इस कार्बन के साथ इस वक्त क्या क्या बॉन्ड बन रहा है? 2 हाइड्रोजन हैं, लेफ्ट साइड पे एक CH3 ग्रुप है। तो अगर मैं कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दूं और एक CH3 ग्रुप लगा दूं, तो ये तो सारा कुछ मैंने लिख दिया, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। एक साइड पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन वो है जो अपना बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, तो इसको हम डॉटेड लाइन के साथ लिख देते हैं। दूसरी साइड पे क्या आएगा? OH। OH ग्रुप वो है जो कि कार्बन से बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो इसको भी मैं डॉटेड लाइन से लिख देता हूँ। यानी ना तो 100% क्लोरीन का बॉन्ड टूटा है और ना ही 100% OH का बॉन्ड बना है। यानी ये प्रोसेस ऐसा होता है कि जितना बॉन्ड बनता जाएगा उतना ही बॉन्ड ये टूटता चला जाएगा, और इन दोनों में से किसी भी बॉन्ड को हम बेटे परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड का नाम नहीं देंगे, ये टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट बॉन्ड कौन से हैं? CH3 का बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड। ऐसी स्टेज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसी ट्रांजिशन स्टेट में बेटा रीअरेंजमेंट होगी। आफ्टर रीअरेंजमेंट आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा एज प्रोडक्ट। इस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप मौजूद होगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जबकि क्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जनाब अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का अगर मुवाजना करें तो बेटा यहाँ पर लीविंग ग्रुप मौजूद था ऑन राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके SN2 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को 100% इन्वर्जन हो जाती है। और 100% इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर ये एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर है तो प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा दूसरी टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इन दोनों आइसोमर्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी। तो ये इसका स्टीरियोकेमिकल जो है वो फिनोमेना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर ये लाइट को रोटेट कर रहा है फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड, तो ये लाइट को रोटेट करेगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 100% इन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके। तो ये इसका बेटा मेन पोर्शन है। अगर आपको ये सारा क्लियर हो गया है तो बाकी की कहानी इंशाल्लाह जो है वो भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिएक्टेंट है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अच्छा, ज़रा फोकस करें प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट में भी तो 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं, और अगर 4 बॉन्ड ही बन रहे हैं तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। तो मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट को देखें तो बेटा इंटरमीडिएट में यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3 बॉन्ड का मतलब ये है कि ये आपके पास sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। मज़ीद यहाँ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, बट इंटरमीडिएट इज sp2 हाइब्रिड। अच्छा चलें जी, यहाँ पे देखते हैं नंबर 4। बाकी कहानी वही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, आप कौन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे? आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच था, रिमूव हो रहा है, और अटैकिंग ग्रुप बॉन्ड बना रहा है। तो इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 4 बॉन्ड में ये रिएक्टेंट है तो ये sp3 है, चारों सिंगल बॉन्ड है। ये वही कार्बन है जो इन्वर्ट होके घूम के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इसके भी कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड बने, चारों ही क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिड। बट ये जो ट्रांजिशन स्टेट है
इसमें मैंने कहा कि ना तो OH का बॉन्ड है और ना ही क्लोरीन का बॉन्ड है। जो डॉटेड लाइन है इसको हमने इंडिकेट यहाँ पे किया है, लेकिन इसको हमने काउंट नहीं किया है। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बट ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 हाइब्रिड। ठीक है जी। तो आपके पास ये वाला पॉइंट भी जो है वो इनके डिफरेंसेस में आ गया। मैं ये रिएक्शन मिटा देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग अभी तक इसको लिख चुके होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ बातें जो मैंने बोर्ड से तो साफ़ कर दी हैं, लेकिन बेटे आप अगर नोट कर रहे हैं तो आपके पास मौजूद होंगी, आप उसको वहाँ से ज़रा कंफर्म करते रहिएगा। साथ साथ मैं 5th पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि आप अगर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि हमने रिएक्शन की स्पीड को, उसके रेट को और रेट पे असरअंदाज होने वाली चीज़ों को देखना है। तो जितने भी 2 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, ये बात आपने जो है वो इससे पहले भी कहीं पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है कि जितने भी 2 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं उसमें बेटा एक स्लो स्टेप होता है और एक फास्ट स्टेप होता है। और हमेशा जो स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, यानी स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल शामिल होते हैं वो सारे के सारे ओवरऑल रिएक्शन की नेचर को डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो काइनेटिक्स ये कहती है कि स्लो स्टेप is our rate determining step. So concentration of substrate is only responsible for रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो स्लो स्टेप जो हमने लिखा है, मैंने तो यहाँ बोर्ड से मिटा दिया, लेकिन आप लोगों को अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था और वो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड था। तो उस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में आपके पास जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बाकी नहीं हो सकता। इसकी काइनेटिक्स क्या कहती है? अब चूंकि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। ओके, नंबर 6 पॉइंट। अब चूंकि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ठीक है जी। ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए लिखी जाती है और सेंटर में हमने सबस्ट्रेट लिख दिया, और रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट ओनली। ठीक है जी। तो ये रेट एक्सप्रेशन भी आ गई। यहाँ पे काइनेटिक्स में हमने रेट डिसाइड किया पहले, और अगले ही स्टेप में हमने रेट एक्सप्रेशन लिख दी। अब वहाँ पे मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, तो बेटा इस साइड पे जब रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैंने किस किस को रिस्पॉन्सिबल किया था? मैंने न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों को रिस्पॉन्सिबल बना दिया था। तो बेटा 6 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। या अगर प्रोपोर्शनैलिटी को बेटे हटा दिया जाए तो रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय concentration of nucleophile and concentration of substrate। ठीक है जी। और आखिर में बेटे अगर हम 7वां पॉइंट लिखें काइनेटिक्स में, तो ये बात हमने पढ़ी थी कि जितने मॉलिक्यूल आपके रेट एक्सप्रेशन में मौजूद होते हैं उनकी पार्ट्स को लिखने से क्या मिल जाता है? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है।
तो बेटा अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करें तो सबस्ट्रेट की पावर कितनी है 1, तो 1 का मतलब ये है SN1 reactions belong to first order kinetics। मैंने SN1 इसलिए लिखा है ताकि आपको ये बात याद रखने में आसानी हो कि इस 1 का मतलब क्या होता है, इस 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये जो शुरू में लिखा था मैंने SN1, 1 यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल वाला, तो एक मॉलिक्यूल की जब कंसंट्रेशन लेते हैं ना तो ये कौन सी काइनेटिक्स बन जाती है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बन जाती है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो अगर आप वहाँ देखें तो बेटा एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है और एक क्या है, सबस्ट्रेट है। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो बेटा 7वां पॉइंट बनेगा SN2 reactions belong to सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो इसके लिए बड़ा ही एक सिंपल सा पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ओके जी, काइनेटिक्स की बातें जो है वो, अच्छा अगेन मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा जी, अब कुछ थोड़ी सी सिंपल बातें लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वो आप इस टॉपिक के साथ डिफरेंस में जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहली सिंपल बात है बेटा, नंबर पॉइंट है जी 8, पोलर सॉल्वेंट्स यूजुअली फेवर SN1 रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट, तो SN2 में मैं पॉइंट नंबर 8 लिख देता हूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूजुअली फेवर SN2 रिएक्शन। ठीक है जी, पोलर एंड नॉन पोलर की कहानी ये है बेटा कि आपने SN1 रिएक्शन में जब मैकेनिज्म पढ़ा तो मैंने आपसे ये कहा कि पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। और जब मैंने स्लो स्टेप की बात की तो आपको याद होगा कि स्लो स्टेप में क्या चीज़ बन रही है, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन उसी वक्त मिक्सचर में स्टेबलाइज हो सकता है कि जब उसे स्टेबल करने के लिए पहले से मिक्सचर में क्या मौजूद हों, पोलर पार्टिकल्स मौजूद हों, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल ये पहले से मौजूद हों। तो अगर ये पोल्स पहले से मौजूद होंगे तो बेटे ये आम तौर पर आपके इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर देंगे। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट की कंडीशन इसलिए रखी गई है कि जब आप SN2 रिएक्शन देखते हैं तो उसका इंटरमीडिएट किसी भी पॉजिटिवली चार्ज आयन से नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे क्या होते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक यही कोशिश की जाती है कि किसी किस्म का चार्ज या कोई भी जो है वो वैलेंसी वहाँ पे शो ना की जाए, सारे के सारे बॉन्ड्स एज इट इज़ रखे जाएं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर देते हैं ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वहाँ पे ना बन सके। ठीक है जी, नंबर 9, ये इसका लास्ट पॉइंट होगा, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड यूजुअली फेवर SN1 रिएक्शन। और इसका जो 9th पॉइंट होगा वो होता है जी, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड यूजुअली फेवर SN2 रिएक्शन। तो अब आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि सर व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, बेटे दे फॉलो बोथ मैकेनिज्म्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं फॉर SN1 तो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड SN1 को फॉलो करेंगे, और अगर कंडीशंस फेवर हैं फॉर SN2 तो बेटा सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड SN2 को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको बेटे इन मैकेनिज़म्स या इन रिएक्शन से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें और मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो इसमें मज़ीद डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपसे
एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।